Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Very sir. good. Please proceed. Thank you, sir. You can remove your mask if you feel comfortable because Thank you, sir. first of all, Vikas, give your introduction, brief introduction to the board. सर मेरा नाम विकास सेतिया है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भिंड से ही हुई है और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भगत सिंह कॉलेज से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है और सर उसके बाद से सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। आपकी एज कितनी है? सर अभी 23 है। Yes. तो सबसे पहले आपने ये नहीं सोचा कि इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या हम कुछ एकेडमिक को भी आगे बढ़ाते बढ़ाते इसकी तैयारी करें? ये सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सर उस साल मेरा एंट्रेंस में हुआ नहीं। फिर तब तक मैंने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी सर, फिर मैं इसमें आगे बढ़ गया। तो आपने इतना बढ़िया डीयू से आपने ज्योग्राफी पढ़ी, फिर क्यों हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी ही ऑप्शनल को क्यों नहीं देखा? सर मैं ज्योग्राफी में भी सहज था, लेकिन सर चूँकि इसके कई कारण थे। एक तो सर मेरा मेंस का माध्यम हिंदी था, इसलिए सर मैंने हिंदी साहित्य को रखा। दूसरा सर हिंदी साहित्य पढ़ने में मुझे सहजता थी। मेरा कॉलेज के समय भी इसके प्रति लगाव था, मैं कहानी उपन्यास पढ़ता रहता था। और सर मैं एक वजह ये भी रही कि जब मैंने ज्योग्राफी में आंसर्स लिखे, मैंने सीनियर्स को दिखाए, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सर हिंदी साहित्य स्टैटिक सब्जेक्ट है, ज़्यादा अच्छे से जल्दी कवर हो सकता है। सर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर भी सर मैंने हिंदी साहित्य को चुना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा, सीबीए तो आपने किया, लेकिन जो 3 साल अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा आपने, और आप कह रहे हैं कि उसमें जब मैंने सीबीए किया तो कम आया और हिंदी में आपको इंटरेस्ट आया बिना पढ़े? सर ऐसा नहीं, मैंने 12वीं तक भी हिंदी पढ़ी है। और सर जो कॉलेज का सिलेबस है और जो कॉलेज की मांग होती है और जो यूपीएससी की डिमांड है, सर दोनों में थोड़ा अंतर होता है। कॉलेज में किसी भी एक टॉपिक पर बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं और लिखते हैं, जबकि यूपीएससी में एक इंटरलिंकिंग अप्रोच की ज़रूरत होती है। अच्छा, आजकल बहुत सारे भौगोलिक ऐसी घटनाओं का होना न्यूज़ में आ रहा है जो पहले थोड़ा माना नहीं गया था। जैसे अगर एक घटना की बात करें तो माना जा रहा है कि स्पीड ऑफ अर्थ, अभी जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती थी उससे ज़्यादा तेज घूम रही है। इस न्यूज़ को फॉलो किया आपने? सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, मान लीजिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे तेजी से घूमे तो क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे? सर अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेज़ी से घूमती है, सर एक तो जो पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी पर जो वस्तुएं विक्षेपित होती हैं, सर उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सर जो दिन और रात की अवधि है, उस पर भी सर प्रभाव पड़ेगा। और सर तीसरा एक प्रभाव ये भी होगा कि ग्लोबल कूलिंग जैसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेज़ी से घूमती है तो। कुछ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट? सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात। एक और घटना आई कि जो हमारा मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, वो भी शिफ्ट हो रहा है, और ये तो काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत सारी एनालिसिस आई। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है और इसका क्या, एक पॉइंट अगर कोई पूछूं इम्पैक्ट तो? सर जो मैग्नेटिक पोल होता है, एक लंबे समय तक इसमें चुंबकीय उत्कोणों की घटना होती है और ये लंबे समय में इसमें ऐसा देखने को मिला है कि अपने आप ही शिफ्ट होता रहता है बहुत सारी जगह। बाकी सर इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विकास, आपका सरनेम है सेंथिया, तो ये किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं आप? सर मैं हिंदू रिलीजन से हूँ। सेंथिया जैन नहीं होते हैं क्या मध्य प्रदेश में? सर मेरी जानकारी में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। ओके। अच्छा, आपने क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ा है, आप बताइए टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसमें दो डिफरेंस बताइए। कौन से दो डिफरेंस, दोनों ओरिजिनेट कैसे होते हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सर जो वो मध्य अक्षांशों में बनते हैं, और सर ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और किस डायरेक्शन में चलते हैं। सर टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं और सर ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। और सर ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो समुद्री सतह पर बनते हैं जब समुद्री सतह का तापमान 25 से 27 डिग्री तक होता है और कोरियोलिस बल की उपस्थिति होती है। और सर टेम्परेट साइक्लोन जब वाताग्र बनते हैं तो वाताग्र की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों चलते हैं? सर इसका कारण है कि जो यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं जिनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ओशियन करंट की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सर ओशियन करंट की डायरेक्शन इस बात पर निर्धारित होती है कि वो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वार्म करंट होते हैं
उनकी डायरेक्शन इक्वेटर से पोल की तरफ होती है और कोल्ड करंट की डायरेक्शन पोल से इक्वेटर की तरफ होती है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हॉट हो या कोल्ड हो, वो किस तरह से क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज सर वो होगी? क्लॉकवाइज होती है। क्यों? सर इसका एक कारण सर पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो उसी अच्छा ठीक उसके है। विपरीत टेम्परेचर रेंज एंड टेम्परेचर एनोमली में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर रेंज एंड टेम्परेचर एनोमली। सर टेम्परेचर रेंज होता है कि किसी भी जगह का तापमान कि ये लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक इतना हो सकता है। और सर टेम्परेचर एनोमली होती है कि जितना तापमान है यहाँ पर होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा तापमान है। तो नॉर्दर्न और सदर्न में टेम्परेचर रेंज किस में ज़्यादा होता है? सर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर रेंज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है। क्यों? इसका कारण है सर कॉन्टिनेंटलिटी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ज़मीनी भूभाग है वो कम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है? सर मैं भी दोनों में अंतर नहीं माफ़ी चाहता हूँ सर। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में डिफरेंस? सर जो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और सर फिस्कल डेफिसिट होता है कि जो प्राप्तियां हैं केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के खर्च, जिसमें से उधार को शामिल नहीं किया जाता है। ओके। भी है। खाना बनाने के दौरान कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कभी हम भूनते हैं, कभी उबालते हैं, कभी गलाते हैं और कभी पकाते हैं। इन चारों में क्या अंतर है? इस सर भूनने का अर्थ होता है कि मतलब किसी बिना किसी लिक्विड के तेल वगैरह के उसको ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। और सर उबालने का मतलब होता है पानी में। भूनने में तेल नहीं लगता है? सर वो भूनने चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ों को रोस्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को, या उसको तो ऐसे ही बिना तेल के रोस्ट कर लेते हैं सर। और अगर किसी जैसे उबालने का अर्थ होता है पानी में पानी उबाल के और उसमें किसी चीज़ को उबालते हैं। और पकाने का अर्थ भी सर इसी अर्थ में लिया जाता है कि जो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं खाने के, उन सबको डालकर कुछ समय के लिए उस पर पकने के लिए छोड़ दिया जाए। और गलाना? सर गलाना भी एक प्रकार का उबालने का ही प्रकार है। तो दोनों में अंतर क्या है? हम दाल को उबालते हैं कि दाल को गलाते हैं? सर दाल को उबालते हैं। उबली दाल खाते हैं कि गली हुई दाल खाते हैं? सर उबली हुई दाल खाते हैं, उबाल के उसमें तड़का लगाते हैं। सर गलाना मैं भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कोविड के दौरान देखा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है, कुछ चुनौतियां फेस कर रही है। तो कौन कौन सी चुनौतियां कोविड के दौरान हमारी इकोनॉमी के सामने हैं, अर्थव्यवस्था के सामने? सर इसकी अगर दो ब्रॉड कैटेगरी की बात की जाए तो सर एक डिमांड और सप्लाई की चुनौतियां हैं। सर कोविड-19 के दौरान बहुत सारे उद्योग बंद हो गए थे, जिससे सप्लाई में कमी हो गई है। और सर लोगों की आय भी कमी हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं, तो इससे सर लोग उन वस्तुओं की डिमांड भी कम हो गई है। सरकार कह रही है कि सरकार ने, आपने देखा होगा बहुत सारा न्यूज़ में भी है कि सरकार के पास जो उसको घाटा हो रहा है उसको पाटने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है। ऐसा है, अब क्या रियलिटी है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कहीं ना कहीं एक हिडन तर्क ये माना जा रहा है कि वहाँ से सरकार की आय बढ़ रही है। तो इस तरह की स्थिति में जहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, उत्पादन गिर गया है, पेट्रोल और दाम के बढ़ाना कितना तर्कसंगत लगता है आपको? सर ये बात सही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के दो कारण हैं। सर एक तो वर्तमान में इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल के दाम में कुछ उछाल आया है, और जो ओपेक कंट्री हैं उन्होंने भी कार्टेलाइजेशन के माध्यम से इसके उत्पादन में कमी करने की बात कही है। और दूसरा सर एक ये भी है कि पेट्रोल चूँकि राज्य सरकार का विषय जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी इस पर टैक्स लगाए हैं, और कुछ रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने भी इस पर टैक्स लगाए। सर निश्चय ही इसका प्रभाव लोगों की जेब पर पड़ रहा है। हम जैसा वर्तमान में देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, WPI भी 12% की दर से वृद्धि की है। सर इसके लिए सरकार को शीघ्र ही उपाय किए जाने चाहिए, और जीएसटी और पेट्रोल को भी जीएसटी के रिजीम में लाना चाहिए, जिससे उसको तर्कसंगत बनाया जा सके। साथ ही सर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। श्रीलंका जो है उसको जो चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वो कहाँ से खरीदता है? सर मैं श्योर नहीं। भारत से खरीदता है। और भारत में और श्रीलंका में जो भारत श्रीलंका को तेल बेच रहा है, वहाँ पर श्रीलंका में रेट 53 रुपये है, और हमारे यहाँ सेंचुरी मार गया। ऐसा क्यों? ऐसा भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? दूसरे देश को सस्ते में बेच रही है और अपने देश के साथ डबल प्राइस पे बेच रही है। सर इसका एक कारण सर टैक्सेशन है कि इस पर यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग टैक्स लगते हैं,
उसकी वजह से सर पेट्रोल महंगा है। और सर वर्तमान में कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए सर एक राजस्व का मुद्दा भी है। सर वर्तमान में सरकार बहुत सारे पैकेज और वेलफेयर स्कीम चला रही है, सर उनके लिए एक राजस्व का स्रोत भी है। मतलब यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं हो सकता है वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए या इनकम को जनरेट करने के लिए? कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही एक रास्ता बचा है। सर अन्य भी अन्य रास्ते तलाशने हो तो कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर मान लीजिए कि सरकार आपसे कहे कि पेट्रोल डीजल चूँकि ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसकी भी एक लिमिट है, इसके बाद अगर अन्य रास्ते तलाशने हो कि भारत के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको मैनेज किया जाए, तो क्या रास्ते निकालेंगे आप? सर पेट्रोल डीजल पर एक ये है कि ये शॉर्ट टर्म में मतलब फ़ायदेमंद होता है कि शॉर्ट टर्म में सरकार को रेवेन्यू मिल जाता है। अन्य रास्ते के लिए सर संरचनात्मक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। इसके लिए सर जो औद्योगिक उत्पादन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हम नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन सकें। जो कुटीर उद्योग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में सुधार के माध्यम से उसकी प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। आप डायरी लेखन करते हैं, तो डायरी और नोटबुक में क्या डिफरेंस है? सर नोटबुक एक जनरल टर्म है जिसे मतलब किसी भी पढ़ाई लिखाई के दौरान या किसी भी अन्य कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं। सर डायरी होता है किसी व्यक्ति के मतलब पर्सनल घटनाओं का संकलन हम जिसमें करते हैं। किसी भी घटना को देखकर उसके मन में उस समय जो विचार आते हैं उसका संकलन हम डायरी में लिखते हैं। तो कितनी डायरियाँ आपने बनाई हैं अभी तक? सर मैंने अभी मेरी दूसरी डायरी चल रही है। कब से डायरी राइटिंग कर रहे हैं? सर मैं कॉलेज के दौरान से 2006। डायरी राइटिंग करने का विचार कहाँ से आया आपके? सर मैं जब अपने घर से यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए कॉलेज से आया, तो सर यहाँ के माहौल में थोड़ा एडजस्ट होने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए समय लगता है। तो उस समय जो कुछ मन में विचार आते थे उसको मैंने लिखना शुरू किया। प्रारंभ में सर मैंने डेली नामचा के रूप में लिखा इसको। फिर धीरे धीरे सर मैं सेलेक्टिव होता गया। कुछ जो मेजर घटनाएं मेरे आसपास होती थी या कुछ जो मतलब मुझे याद रखने वाली घटना लगती थी, फिर सर मैं उनको लिख कौन लेता। कौन सी घटनाएं कुछ ऐसी लिखी हो जो आपको आज याद हो? सर अभी हाल ही में तो मैंने सर जो कोविड-19 के दौरान लोगों की जो इफ़ेक्ट थी, जो जो मेंटल स्थिति को लेके जब मैं अपने घर पे था उसके बारे में सर मैंने लिखा था। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। रामायण आपने पढ़ी होगी या सुंदरकांड तो आपके सिलेबस में ही है हिंदी साहित्य में। तो सुंदरकांड में इंक्लूडिंग होल रामायण की मैं बात कर रहा हूँ, तुलसी की रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, उसमें जितने भी श्लोक हैं रामचरितमानस में, उसमें तालव्य विषय का प्रयोग है जहाँ जरूरत होगी। लेकिन जब दोहे, चौपाई, छंद और सोरठा की बात करते हैं तो जहाँ पर तालव्य विषय होना चाहिए वहाँ पर तुलसीदास ने दंत स का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया होगा? सॉरी सर। सोच के बताइए कुछ, इसमें कोई ग्रामेटिकल चीज़ नहीं है। जैसे हम कहें प्रविश नगर कीजिए सब काजा, तो प्रविश में जैसे प्रवेश हम लिखते हैं तो प्रवेश में क्या होना चाहिए? तालव्य विषय होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने किस में लिखा? सर इसका जो एक कारण मैं सोच पा रहा हूँ सर, एक तो मात्राओं की पूर्ति करने के लिए जो इसमें छंद में होती हैं, और सर दूसरा तुलसीदास जी ने संस्कृत का अवधिकरण किया था, तो सर इस चीज़ के लिए भी सर उन्होंने किया होगा। साहित्य पे रामायण महाभारत पे ले आए हैं सर, और कुकिंग हॉबी है। आपको याद है महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा राजा था, वो उसने ही सारा रसोई या सारा खाना संभाला था। क्या नाम है उनका? महाभारत के युद्ध के दौरान सबको खाना किसने प्रोवाइड किया था? सर माफी चाहता बड़ी गुड हॉबी, आपके तो डेफ में दिखता है। शहीद भगत सिंह से आपने ग्रेजुएशन किया है। भगत सिंह की कुछ रचनाओं के नाम बताएं। सर भगत सिंह की एक डायरी है जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी, डायरी के कुछ पन्ने नाम से उसका संकलन है। सर मैं अभी यही याद कर पा। उनकी एक बड़ी विशेष रचना है मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ सर सॉरी। और उन्होंने एक बात कही, आप नास्तिक मानते हैं अपने आप को या आस्तिक? सर मैं आस्तिक हूँ, मैं अपने आप को आस्तिक मानता हूँ। अच्छा, तो भगत सिंह की चर्चा करते हैं, चूँकि आप 3 साल उनके नाम के कॉलेज में थे। ऐसा क्या लगता है कि भगत सिंह का नाम आते ही जो शौर्य है और युवाओं में जो क्रांति की, वो 3 ऐसे अप्रोच या विजन या कृत्य भगत सिंह के, जिसको लेते ही आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? सर भगत सिंह का जो जिस वजह से वो प्रसिद्ध हैं, एक तो सर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और सर दूसरा वो गरीबों और के लिए न्याय की बात करते थे। वो कहते हैं कि किसी भी समाज को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सभी को न्याय मिल सके। और सर दूसरा देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर
के भी सर भगत सिंह जाने जाते थे। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड से। आ, कल से पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन शुरू होने वाला है। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कशन हो। आप कोई एक ऐसा विषय जिस पर चाहें कि ये बिल इस बार आए और कानून बन जाए, तो किस विषय पर आप बिल लाना चाहेंगे इसी सेशन में? सर इस सेशन में सर सर जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है सर लोकसभा में, सर उस पर मैं Very good. लाना चाहूँ। थैंक यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर।